नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग बिहार एसएससी सेट नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करें। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, जो भारत के जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान बनाने के लिए पहले हमने बताया था कि टोटल कितने समितियों का गठन किया गया था। 13 समिति का गठन किया गया था। कितने समितियों का गठन किया गया था? 13 समितियों का गठन किया गया था। उसी समिति में से एक जो समिति थी, जिसका नाम था क्या? प्रारूप समिति। क्या नाम थी? प्रारूप समिति। जो 7 सदस्यीय था। कितने सदस्यीय था? 7 सदस्यीय समिति थी, ठीक है। जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। इसके अलावा इसमें आयंगर थे, अय्यर थे, टीटी कृष्णमाचारी थे, डीपी खेतान थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, बीएल मित्र थे, ठीक है। ये सब जो है क्या कहते हैं, इसमें भारत प्रारूप समिति में सदस्य थे, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें पूछा जा रहा था कि अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष कौन हो जाएगा? डॉक्टर B.R. अंबेडकर, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? B.R. अंबेडकर। अब यहाँ पर एक संविधान सभा लिखी हुई है, तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 अगस्त 1946 को, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को गठन हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष जिन्हें कहा जाता है, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। उसके बाद 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को 1946 को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। तो संविधान सभा के होने वाले, इसी संविधान सभा के द्वारा जो है हमारे भारतीय संविधान का क्या किया गया? निर्माण किया गया, ठीक है। अलग अलग समितियों द्वारा प्रारूप तैयार किया गया, और लास्ट में जो है हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी के लागू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, बिहार में लोकसभा की सीटों के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? देखिए, बिहार में लोकसभा के कुल 40 सीट है। कितना है? लोकसभा के कुल 40 सीट है। अब देखिए, बिहार में लोकसभा संसद में 2 है सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो लोकसभा में सीटों की संख्या पूछ रहा था, तो कितना हो गया? 40। यही अगर राज्यसभा में पूछा जाएगा, राज्यसभा में पूछा जाएगा, तो सीटों की संख्या बिहार राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितनी सीटों का है? 16 सीट का है, ठीक है। उसी प्रकार अगर विधान मंडल की बात की जाए, किसकी बात की जाए? विधान मंडल। विधान मंडल, ठीक है। बिहार विधानमंडल। बिहार विधानमंडल, तो बिहार विधानमंडल में 2 सदन है। एक है विधानसभा, जिसका चुनाव जो है अभी कुछ दिन के बाद होने वाली है, दिसंबर माह में। और एक है विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद, विधान परिषद को हम लोग बिहार राज्य का उच्च सदन कहते हैं, विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 243 सीटों पर चुनाव होगा, जिसको जो है 50%
50% +1 बहुमत आ जाएगा, उसकी सरकार बन जाएगी। और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं विधान परिषद में? 75 सीटें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है, और अगर लोकसभा में यह पूछा जाए कि किस राज्य का सबसे ज्यादा सीट है, तो वह है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। और विधानसभा में भी किसकी सबसे ज्यादा सीट है? उत्तर प्रदेश का ही सीट है, ठीक है, 403 सीट है। अधिकतम विधानसभा में जो है अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 500 तक हो सकती है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा जो है आर्टिकल 32 को कहा था। किसको कहा था? आर्टिकल 32 को कहा था। और आर्टिकल 32 किसको कहते हैं? संवैधानिक उपचार का अधिकार। किसे कहते हैं? संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसके तहत जो है 5 प्रकार के रीट जारी की जाती है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है, जिसमें आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? सशरीर प्रस्तुत करना। उसके बाद है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। उसके बाद उत्प्रेषण होता है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रतिषेध होता है, और एक और है जो क्यो वारंटो, अधिकार परीक्षा होता है, ठीक है। अधिकार परीक्षा क्या होता है कि उसमें जो है कहा, अधिकार परीक्षा में कि कोई फर्जी अधिकारी बन के घूम रहा है, फर्जी काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण घोषित किया जाता है। इसमें एक ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है कहां से कहां तक दिया गया है? आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है। संपत्ति का अधिकार जो है, यह जो है पहले आर्टिकल 31 में था, ठीक है, जिसे निरस्त कर दिया गया। आर्टिकल 31 था जिसे निरस्त कर दिया गया, और अब जो है यह किसमें शामिल कर दिएगा? वहां से हटा के संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार से हटाकर जो है उसको आर्टिकल 300 के क में जोड़ दिया गया। किसमें जोड़ दिया गया? आर्टिकल 300 के क में जोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है, यह अधिकार जो है 86वां संविधान संशोधन, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 2002 के द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है, ठीक है। और यह जो है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 का क में है, ठीक है। तो यह था क्या इसमें, ठीक है, मौलिक अधिकार में से पूछ रहा था हृदय आत्मा, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 नंबर। 4 नंबर क्या कहता है? किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अभी मैंने बताया किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी में है। कहाँ है? यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। और 60 से कम नहीं हो सकता है। 60 सीट कहाँ है? मणिपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर। कौन से बिल राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है? देखिए, राज्यसभा में बिल जो है वह धन विधेयक नहीं पारित किया जाता राज्यसभा में, ठीक है। धन विधेयक, धन से संबंधित विधेयक हो, धन विधेयक, ठीक है। जो धन विधेयक कितना परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 110 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूंजी बिल, ठीक है ना। यानी धन से संबंधित जो बिल है उसे, उसमें राज्यसभा का अधिकार क्या है? बहुत ही सीमित है। वह जो है लोकसभा जो पारित करके भेजेगा उसको वह पारित करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यह जो है, क्यों ऐसा है? क्योंकि लोकसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, जबकि राज्यसभा में जनता जो प्रतिनिधि चुनती है वो लोग प्रतिनिधियों के द्वारा जो है चुनकर राज्यसभा में जाते हैं, ठीक है। तो ये पूंजी बिल हो गया आंसर, ठीक है। 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? इसमें जो है औरंगजेब जो है, यह जो है कूटनीति अपनाते हुए हिंदू राजा को ही भड़का दिया हिंदू के खिलाफ, ठीक है। तो वह कौन थे? आमेर के राजा थे। कौन? आमेर के राजा थे जय सिंह। आमेर के राजा जय सिंह ने क्या किया कि शिवाजी के खिलाफ जो है, इस शिवाजी के खिलाफ जो है युद्ध किया,
युद्ध किया और इस युद्ध में शिवाजी पराजित हो गया और लास्ट में जो है कौन सी संधि हुआ, पुरंदर की संधि। कौन सी संधि, पुरंदर की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ जो 1665 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। बहादुर शाह जफर कौन था, बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल बादशाह था। कौन, बहादुर शाह जफर। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहां लेके चला आया था, मुर्शिदाबाद। कहां लेके चला आया था, मुर्शिद कुली खान जो है ढाका से राजधानी स्थानांतरित करके कहां लेके चला आया था, मुर्शिदाबाद लेके चला आया था। ठीक है ना। यह जो है मुर्शिद कुली खान जो है बंगाल का थी, बंगाल में जो है इसका बंगाल के शासक था, बंगाल का राजा था मुर्शिद कुली खान, जो उस समय जो लड़ाई हुआ था, ठीक है ना, उसमें यह भाग लिया था। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन है गिरिया। गिरिया का 2 युद्ध हुआ था। ये जो गिरिया है, एक फर्स्ट वार और एक सेकंड वार। गिरिया भी कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पहला युद्ध जो है यह 1740 में हुआ था और दूसरा युद्ध 1763 में हुआ था। ठीक है ना। कब हुआ था, 1740 में जो युद्ध हुआ था उसमें अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच, अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच में पहला वार हुआ था गिरिया का। और दूसरा वार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में। दूसरा जो हुआ था ये किसके बीच में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस मीर कासिम। मीर कासिम जो बक्सर के युद्ध में पराजित हुआ था, मीर कासिम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। तो यह गिरिया का, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे, तो साइमन कमीशन में 0 भारतीय सदस्य थे। ठीक है ना। साइमन कमीशन जो है इसका गठन जो है 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, उसी अधिनियम की समीक्षा करने के लिए जो है साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसीलिए जो है, और इसका गठन जो है 1927 ईस्वी में किया गया था गठन, और 1928 ईस्वी में भारत आया था। कहाँ आया था, भारत आया था। ठीक है ना। 1928 में भारत आया था। जब यह आया था तो इसका बहुत ज्यादा क्या हुआ, विरोध हुआ। और लाला लाजपत राय जो है क्या हुआ कि जब विरोध का कार्य चल रहा था तो उस समय जो है विरोध करते हुए अंग्रेजों ने जो विरोधी थे उन पर जो है लाठी से हमला कर दिया, और उसी लाठी से चोट लगने के कारण लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। तो इसलिए और ज्यादा प्रदर्शन क्या हो गया, उग्र हो गया। ठीक है। साइमन कमीशन जो है ठीक है 7 सदस्यीय था। कितने सदस्यीय था, साइमन कमीशन जो था यह जो है 7 सदस्यीय था, साइमन कमीशन। ठीक है। जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 9 नंबर, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए सिपाही विद्रोह के समय जो है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, सिपाही विद्रोह जो है 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और इस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था। ठीक है ना। और यही सिपाही विद्रोह के बाद जो 1858 का एक्ट आता है, 1858 ईस्वी का जो एक्ट है, उस एक्ट में जो है गवर्नर जनरल के पद को क्या बनाया जाता है, वायसराय बनाया दिया जाता है। और प्रथम वायसराय कौन था भारत का, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। रॉबर्ट क्लाइव जो है यह बंगाल का गवर्नर था। पहले जो है बंगाल का गवर्नर जो है कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है ना। जिसने युद्ध का नेतृत्व किया था, प्लासी के युद्ध का। ठीक है। उसके बाद है वारेन हेस्टिंग्स, जिसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। विलियम बेंटिंग जो है यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल।
गवर्नर जनरल। कौन? विलियम बेंटिंग। और वायसराय कौन हुआ पहला? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छेड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह उड़ीसा में कब लड़ा गया था? यह उड़ीसा में 261 बीसी में लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। अशोक लड़ा था, कलिंग जो है इसके साम्राज्य में नहीं मिल रहा था, इसीलिए जो है कलिंग में जाके युद्ध किया था। और इसका उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में किया है। किसने? अशोक का जो शिलालेख है 13वां शिलालेख, उसमें जो है इस युद्ध का वर्णन उसने किया है। सम्राट अशोक जो है वह मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है, जिसके समय में बहुत ज्यादा मौर्य साम्राज्य फला फूला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? देखिए खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। खिलाफत आंदोलन जो है एक्चुअल में इसका गठन जो है 23 दिसंबर 1919 को हुआ। खिलाफत आंदोलन जो है यह भारत में 23 दिसंबर 1919 को, ठीक। अब देखिए खिलाफत आंदोलन था क्या, तो इसका आंसर जो होगा यह जो है तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, ठीक है। देखिए पहला वर्ल्ड वार कब होता है? पहला वर्ल्ड वार 1914 ईस्वी में होता है, ठीक है। पहले वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन और तुर्की में एक समझौता होता है जिसे सेवर्स की संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? सेवर्स की संधि कहा जाता है, ठीक है। इस संधि से क्या हुआ कि तुर्की के जो सुल्तान थे वह जो है अब खलीफा के पद पे नहीं रहेंगे, और जो तुर्की के जो सुल्तान होते थे उसे पूरे विश्व के मुसलमान उन्हें खलीफा मानते हैं। और इसी से क्षुब्ध होकर भारत में मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन चलाया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनके खलीफा जो है का पद जो है क्या हो गया था? तुर्की के सुल्तान का समाप्त हो गया था, ठीक है। और इसी के कारण खिलाफत आंदोलन क्या हुआ? भारत में शुरू हुआ। और इसका नेतृत्व किस कौन कर रहा था पता है? इसका खिलाफत आंदोलन मुस्लिम लीग का द्वारा शुरू किया गया था, और इसका नेतृत्व हमारे महात्मा गांधी जी कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न था। इसके अलावा देखिए इसमें और ऑप्शन में दिया हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर जो है क्या किया था? जनरल डायर निहत्थे लोगों पर जो है सतपाल किचलू जो है वहां पर मैदान में जो है प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी जनरल डायर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर है किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? देखिए मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके द्वारा उसके शासनकाल का क्या किया है? वर्णन किया गया है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर बोर्ड पर दिखाई दे रही है। 13 नंबर क्या कहता है? खारदुंगला पास किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? खारदुंगला पास, देखिए खारदुंगला पास जो है यह लद्दाख, ये सब पर्वत श्रेणियां है। पीर पंजाल, बनिहाल, ये सब जम्मू कश्मीर में है। जास्कर, ये सब जो है हिमालय जो पर्वत है उस पर्वत की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। तो यह जो पूछ रहा है कि खारदुंगला पास जो है लेह लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में के पर्वत श्रेणी से यह क्या है? संबंधित है, जिसकी ऊंचाई 5395 किलोमीटर है। कितना है? 5395 किलोमीटर है, ठीक है। इसके अलावा जो है यह जो है यह कहाँ स्थित है लद्दाख में? तो लद्दाख में श्योक और नुब्रा नदी घाटी के बीच में स्थित है। यह जो श्रेणी है यह कहाँ स्थित है? श्योक नदी और नुब्रा नदी घाटी के बीच में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर देखिए किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? देखिए किस ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? वह ग्रह है, कौन सा ग्रह है? शुक्र है, ठीक है ना। टोटल 8 ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह थे। प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, क्योंकि वह प्लूटो की कक्षा को जो वरुण की कक्षा को वह क्या करता था?
2 बार काट देता था, ठीक है। तो इसलिए जो है प्लूटो को जो है बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। टोटल 8 ग्रह हैं। कौन कौन सा टोटल 8 ग्रह हैं? तो शनि है, बृहस्पति बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक है ना। तो इसमें जो है दूरी के अनुसार जो है सूर्य जो है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? तो बुध है, ठीक है ना। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध। सन है, बुध है, इसके बाद शुक्र है। शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रहों में से शुक्र को एक माना जाता है, और यह जो है किस रोमन देवी के नाम पर है? शुक्र, ठीक है ना। शुक्र रोमन देवी, शुक्र जो ग्रह का नाम पड़ा है वह शुक्र रोमन देवी के नाम पर पड़ा है, ठीक है ना। और चंद्रमा के बाद जो है सबसे चमकीला, चंद्रमा तो उपग्रह है, सब सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है अभी, ठीक है, ग्रहों में, ठीक है। आकार के अनुसार जो है बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, उसके बाद पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, शुक्र है। देखिए अगर आकार की बात की जाए, आकार में बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। आकार में, आकार के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, ठीक है, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध। देखिए इस शुरू का जो 4 ग्रह है, ठीक है, शुरू का जो 4 ग्रह है, शुरू का जो 4 ग्रह है उसे जोवियन ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? जोवियन ग्रह कहा जाता है। शुक्र, एक छूट रहा है, शुक्र, ठीक है। ये देखिए ई चारों को जोवियन ग्रह कहते हैं, और ई चारों को जो है टेरेस्ट्रियल ग्रह कहते हैं। ये बाह्य ग्रह है और ये आंतरिक ग्रह है। और आकार के अनुसार जो है बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसका शनि है, उसका अरुण है, वरुण है, उसका पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। और शुक्र जो है यह सूर्य का दूसरा सबसे नजदीक का ग्रह है और सबसे चमकीला है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर। 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? देखिए निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो पतरातु जो है पतरातु जल विद्युत परियोजना है, तापीय है, ठीक है। कोयला जला के झाकरी जल विद्युत परियोजना नाफ्ता झाकरी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है। नाभिकीय ऊर्जा है, वहां से बिजली उत्पादन होता है, नावक नाका। कोरबा, कोरबा जो है पवन नहीं है, कोरबा जो है पवन नहीं है, यह जो है कोयला से चलता है, यानी कि ये भी तापीय है। क्या है? तापीय है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर। 16 नंबर कहता है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है, यानी कि जल विद्युत परियोजना कहने का मतलब क्या? जल का उपयोग करके टरबाइन चला के विद्युत का उत्पादन करना, यह उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? देखिए विश्व बैंक का पुराना नाम जो है वह अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, IBRD कहा जाता था, ठीक है ना। IBRD, अंतरराष्ट्रीय पुनः निर्माण विकास बैंक, यह विश्व बैंक का पुराना नाम है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है विश्व बैंक का? वाशिंगटन DC में है, ठीक है। और इसके जो है अभी वर्तमान थी। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, हाँ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का भी मैंने बताया है। इसका गठन कब हुआ था? 1945 में। और क्रिस्टलिना जॉर्जिया जो है इसके अध्यक्ष है, ठीक है। उसके बाद है इसमें क्या, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन भी हमने बताया है 1995 में गठित हुआ है, ठीक है ना। विश्व व्यापार, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है स्थित है, ठीक है। उसके बाद है कौन सा? एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, इसका स्थापना 1966 में। और इसका जो एथी है क्या कहते हैं, मनीला में स्थित है मुख्यालय, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? ADB के, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा है, ठीक है।
और इसका तो बताए ही आपको, IMF का क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का कौन है, वर्ल्ड बैंक का भी मैंने पहले बताया है, अजय बंगा, विश्व बैंक का, ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर, उत्पाद शुल्क किस सरकारी विभाग से संबंधित है? उत्पाद शुल्क जो है वह राजस्व विभाग से संबंधित है, ठीक है ना। राजस्व विभाग जो है उत्पाद शुल्क लगाता है। सरकार शराब जो पीते हैं ना, उसका भी शराब जो बिकता है वो भी उत्पाद शुल्क के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो यह जो है राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। लेकिन अब सारे टैक्सों को हटाकर जो है एक तरह का टैक्स बना दिया गया, जिसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है, ठीक है। 19 नंबर देखिए, उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी जो है कार्यशील पूंजी के अंतर्गत किया जाता है। कार्यशील पूंजी किसको बोलते हैं? कार्यशील पूंजी बोलते हैं दैनिक जरूरतों को पूरा करने वाला जो सामान है वह कार्यशील पूंजी होता है। और वह जो है किसके श्रेणी में आता है? उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी जो होता है, उत्पाद किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए हम लोग रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। तो वह रॉ मटेरियल किस पूंजी के अंतर्गत आएगा? कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। भौतिक पूंजी के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो भौतिक पूंजी के अंदर मशीनरी हो गया, ये सब जो है क्या है? भौतिक पूंजी है। इसके अलावा है इसमें स्थिर पूंजी, तो स्थिर पूंजी जड़ जमीन हो गया, जमीन वगैरह, ठीक है। मानव पूंजी, मानव पूंजी क्या होगा? तो मानव पूंजी जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, तो यह मानव पूंजी है, ठीक है। कौशल विकास है, योग्यता है, ये सब मानव पूंजी के तहत आएगा, ठीक है। 20 नंबर, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी पुस्तक के लेखक जो हैं जेएम किन्स है। यह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी पुस्तक का ग्रहण किया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसके एक ऑप्शन में ए स्मिथ है, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ए स्मिथ को। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर देखिए, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार जो है किसे मिला? नाल 2 को मिला। किसे मिला? नाल 2, मराठी फिल्म है, ठीक है। उसके बाद है 22 नंबर, सौर ऊर्जा स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन बना? रंग चेरा। ये सब याद कर लीजिए, समझने वाली बातें उसमें कुछ नहीं है। 23 नंबर देखिए, किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण हेतु आदि शक्ति अभियान चलाया? महाराष्ट्र की सरकार ने जो है चलाया है। किसके या उपलक्ष्य में? रानी अहिल्याबाई, अहिल्याबाई, ठीक है, उनकी याद में, ठीक है। कौन से? महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो है इसका उद्देश्य था। रानी अहिल्याबाई जो थी ना, इनके 300वीं जयंती पे इसको शुरू किया है, महिला सशक्तिकरण हेतु आदि शक्ति अभियान चलाया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत टेलीकॉम 2025 का होता है, भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि यही इसके मिनिस्टर हैं, ठीक है। अश्वनी वैष्णव जो है रेलवे मंत्री हैं, IT मंत्री हैं, ठीक है। पीयूष गोयल कॉमर्स इंडस्ट्री है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर देखिए, किस कंपनी ने AI संचालित गोल्ड मेल्टिंग ATM का अनावरण किया है? गोल्ड मेल्टिंग ATM, गोल्ड मेल्टिंग ATM कहने का तात्पर्य क्या है कि जो है सोना डालिए, जैसे हमारे राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता उस सोना डाल के आलू निकालते हैं, ऐसा नहीं होता है। इस तरह का एक ATM डेवलप किया है जिसमें सोना डालिए और सोना तुरंत पिघला के आपको जितना उसका वैल्यू होगा उतना पैसा आपको दे देगा, ठीक है ना। तो वह ATM वही पूछ रहा है इसमें कि किस कंपनी ने AI संचालित गोल्ड मेल्टिंग मतलब पिघलाना ATM का अनावरण किया है? मोल्ड सिक्का, कौन किया है? गोल्ड सिक्का ATM, ठीक है ना। गोल्ड सिक्का, ठीक है ना। कहां पर शुरू हुआ है ये भी जान लीजिए, हैदराबाद में, ठीक है। 26 नंबर देखिए, किस देश में अंतरराष्ट्रीय नीलामीकर्ता कंपनी सोथबी द्वारा आयोजित पवित्र पिपरहवा बौद्ध अवशेषों की नीलामी को स्थगित कर दिया गया? हांगकांग, ठीक है। बौद्ध से संबंधित अवशेष जो है नीलाम कर रहा था, लेकिन फिर भारत सरकार जो हस्तक्षेप किया और ये रोक दिया। 27 नंबर आइए, क्वांडो इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है त्वरित आपदा प्रतिक्रिया और नागरिक सहायता, यानी क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक। इंडो पैसिफिक कहने का मतलब भारत प्रशांत क्षेत्र, ठीक है ना।
देखिए 27 नंबर क्वाड इंडो पैसिफिक। क्वाड इंडो पैसिफिक कहने का मतलब क्या हम बताएं? क्वाड इंडो पैसिफिक कहने का मतलब क्वाड देश इंडो पैसिफिक यानी भारतीय प्रशांत महासागर का लॉजिस्टिक नेटवर्क जो ढुलाई वाला काम करता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? त्वरित आपदा प्रक्रिया और नागरिक सहायता। इसका आंसर कौन सा? यानी कि आपदा में जो है तुरंत जो है कार्रवाई करना और नागरिकों को सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? 130वां स्थान है। साथ में बांग्लादेश भी जो है 130वें स्थान पर है संयुक्त रूप से, ठीक है ना? ठीक है, 130वां बांग्लादेश भी है, ठीक है। अब जो है नंबर 1 पर कौन है? सबसे बड़ी बात है, तो कौन है? आइसलैंड। नंबर फर्स्ट कौन है? आइसलैंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर देखिए, 29 नंबर क्या है? आंतरिक अन्वेषण पर वैश्विक सम्मेलन। आंतरिक अन्वेषण, आंतरिक अन्वेषण कहने का मतलब क्या? विश्व स्तर इंटरनेशनल स्तर पर जो रिसर्च होता है उस पर वैश्विक सम्मेलन जो है ग्लोबल जो होता है रिसर्च का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन कौन करता है? इसरो करता है, ठीक है। और इस वर्ष का थीम था नई दुनिया तक पहुंच। क्या था थीम? नई दुनिया तक पहुंच, ठीक है। 30 नंबर देखिए, अब 30 नंबर देखिए कुछ प्रश्न। 30 नंबर क्या कहता है? अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा जो है अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो 10वें वर्ष में किया था। किस वर्ष में किया था? 10वें वर्ष में किया था। और अशोक का राज्याभिषेक जो है 269 में हुआ था, सॉरी 232 में। 232 से 269 तक रहा था, ठीक है ना? तो 232 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था। किसका? अशोक का। और 10वें वर्ष में जो है जब जो है इसने क्या राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया, जो धर्म से संबंधित स्थल है जहाँ गौतम बुद्ध को जो है, महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 नंबर। 32 नंबर क्या कहता है? बिहार में मौर्यकालीन 31 नंबर, अशोक का धर्म क्या था? देखिए अशोक जो है एक नए धर्म का शुरुआत किया जिसे धम धम कहा जाता है। कलिंग युद्ध के बाद उसका जब हृदय परिवर्तन हुआ तो उसने जो है धम नीति, और वह धम नीति जो है नैतिक आचार संहिता बताया गया है। उसमें क्या बताया गया है? नैतिक आधार संहिता की क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आदमी को कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, वही नैतिक शिक्षा की बात की गई है। 32 नंबर, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं? तो बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख जो है लौरिया अरेराज, लौरिया नंदगढ़, रामपुरवा, यह तीनों जो है कहाँ स्थित है? चंपारण में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंपारण में स्थित है। और यहाँ से मौर्यकालीन अभिलेख जो है मिले हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है इस सब अशोक के अभिलेख है। इसके अलावा जो है दिल्ली टोपरा अभिलेख है, दिल्ली मेरठ अभिलेख है, वो सब जो है मिला है, ठीक है। और बिहार से कहाँ से मिला है? लौरिया राज, लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा, जो कहाँ स्थित है? चंपारण में। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 नंबर, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन था? देखिए जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो शुंग वंश का शासन आ गया। किसका आ गया? शुंग वंश। शुंग वंश जिसकी स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ठीक है ना। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ। उसी का सेनापति था कौन? पुष्यमित्र शुंग, जिसने जो है देखा सत्ता कमजोर हो रही है, तब उसने जो है शुंग वंश की स्थापना की। और यह कट्टर हिंदू था, ठीक है ना, जिसने जो है क्या कहते हैं बहुत सारे बौद्ध अवशेषों को जो है क्या करना है? नष्ट पहुंचाने का काम किया था, ठीक है। सबसे पहले जो है मौर्य वंश आता है, उसके बाद शुंग वंश आता है, उसके बाद कण्व वंश आता है। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वसुदेव, ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन है मौखरी वंश। मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मन थे, ठीक है। इसके अलावा गुप्त वंश में श्रीगुप्त हैं, और सातवाहन वंश का सिमुक था, ठीक है। और इसका प्रतापी राजा गौतम पुत्र सातकर्णी था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किसने फाग राज का सृजन किया? तो महाराजा नवल किशोर सिंह ने किया था। किसने किया था? महाराजा नवल किशोर सिंह ने। फाग राग होता है ना, होली के समय में गाया जाता है। 35 नंबर देखिए,
हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया? हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के तहत जो है कहाँ स्थापित किया गया? बरौनी में किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? बरौनी में किया गया। ठीक है, बरौनी में किया गया। नेक्स्ट है, किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था? किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान करने वाला? चंद्रगुप्त था। किसने था? चंद्रगुप्त था। ठीक है, बाकी ये सब बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। अजात शत्रु जो है भी हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक है, और बिंबिसार और इसी ये जो हर्यक वंश से बिंबिसार संबंधित है, इसी का एक शासक है कौन? उदयन, जिसने गिरिव्रत से राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ लेके चला आया था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 37। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो पटना लाए गए थे। ठीक है ना, योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? पटना। ये योगेंद्र शुक्ल जो थे यह HSR हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो था, जो सचिंद्र सान्याल के द्वारा शुरू किया गया था, उसी के एक नेता थे जो। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है HSR जो है के सदस्य के रूप में सक्रिय थे, पटना लाए गए थे। नेक्स्ट है, बिहार की राजधानी पटना प्राचीन काल में किस नाम से विख्यात थी? देखिए, पटना का जो है पुराना नाम कुसुमपुर भी है, अजीमाबाद भी है, पाटलिपुत्र भी है, सभी है आंसर। 39 नंबर देखिए, बिहार में आने वाला चर्चित विदेशी यात्री सबसे पहला कौन था? देखिए, सबसे चर्चित विदेशी यात्री जो है मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका पुस्तक का रचना किया था। कि कौन सी पुस्तक? इंडिका का, और चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के का वर्णन उसने किया, मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, इसके अलावा फहियान है जिसने फूको की पुस्तक लिखी, हेनसांग है जिसने सीयू की पुस्तक लिखी, और हेनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। और इत्सिंग जो है ये भी चीनी यात्री था। ठीक है ना, यह जो है दक्षिण भारत के में गया था इत्सिंग। ठीक है ना, नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में विद्यमान है? तो नोबेल शांति पुरस्कार वाला जो है हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारा बताया है, नॉर्वे। और नोबेल का जो पुरस्कार मिलता है कितने क्षेत्रों में मिलता है? याद कर लीजिए, 6 क्षेत्रों में मिलता है, जिसमें भौतिकी है, रसायन है, अर्थशास्त्र है, सांस्कृतिक है। ठीक है, उसके अलावा शांति है। तो ये सब जो है नॉर्वे। कब शुरू किया गया था? 1901 अल्फ्रेड नोबेल की अध्यक्षता में। शांति पुरस्कार हमने ये भी बताया था कि नोबेल के जो शांति पुरस्कार जो मिलता है उसकी घोषणा कहाँ से की जाती है? ओस्ले से की जाती है, स्वीडन में। नेक्स्ट है, येलो केक। येलो केक पूछ रहा है, येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है, यूरेनियम को कहा जाता है क्या? येलो केक कहा जाता है यूरेनियम को। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42 नंबर, बुकर प्राइज की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर 3 भारतीय लेखकों को फरवरी 2008 में बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज हेतु छटनी किया गया। देखिए, बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज के लिए छटनी किया गया। बुकर पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इनमें से किसे शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया था, यानी किनको जो है बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया था? तो वह है कौन? विक्रम सेठ। कौन? विक्रम सेठ, जिसके बारे में हमने बताया है। विक्रम सेठ जो है सुटेबल बॉय एंड गर्ल पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में एक सलमान रश्दी। सलमान रश्दी जो है 2 years and months 20 nights, ये सब जो है सलमान रश्दी का पुस्तक है। उसके अलावा जो है अरुंधति राय, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन भी जो है सलमान रश्दी लिखा है, ये भी एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम गैर भारतीय कौन था? देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम गैर भारतीय जो खान गब्तुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? अफगानिस्तान के थे सीमांत गांधी के नाम से। दलाई लामा जो है तिब्बत के हैं, बौद्ध धर्म का संरक्षण करते हैं। नेल्सन मंडेला जो है ये दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। अफ्रीका में जो है रंग भेद की नीति मिटाने में बहुत अनुभव किए थे। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, ठीक है ना, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता को दिलाने में जो है स्वतंत्रता संग्राम जब हो रहा था उसमें बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। होम रूल लीग में भी भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है
परमाणु विस्फोटक यंत्रों का भारत में परीक्षण कहाँ से होता है? पोखरण से होता है। पोखरण कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। पोखरण से होता है और पोखरण कहाँ स्थित है? राजस्थान। श्रीहरिकोटा से जो है प्रक्षेपण होता है, ठीक है ना, जो प्रक्षेपण यान होता है ना अंतरिक्ष में भेजने के लिए रॉकेट, वह जो होता है, ठीक है, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न 45 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास शिखर सम्मेलन को जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास शिखर सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और यह जो है प्रत्येक इसका मुख्यालय जो है रियो डी जेनेरियो में है। कहाँ है? रियो डी जेनेरियो, जो ब्राजील में स्थित है। कहाँ स्थित है? ब्राजील में स्थित है, ठीक है ना, रियो डी जेनेरियो में। इसका गठन 1992 में किया गया था। पर्यावरण से का जो नुकसान हो रहा था उसको सही करने के लिए इसका गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर देखिए, बर्डोछम कहाँ का लोक नृत्य है? बर्डोछम जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। कौन सा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है? बर्डोछम। इसके अलावा पोंग है, वांचो है, ये सब कहाँ का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अलावा एक ऑप्शन में है सिक्किम। सिक्किम में हु फास्ट वहां का लोक नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में कुमायूं है, चाकरी है, चौपरी है, ये सब उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में गंभीरा है, ढाल है, ये सब पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर, परमाणु अप्रसार संधि को कब लागू किया गया था? देखिए, परमाणु अप्रसार संधि जो सीटीबीटी है उस पर हस्ताक्षर हुआ था 1967 में, ठीक है। लेकिन हाँ, 1967 में सर परमाणु अप्रसार संधि पर जो है हस्ताक्षरित हुआ था, लेकिन लागू हुआ था आपका जो है 1970 में, ठीक है। कब? 1970 में लागू हुआ था और हस्ताक्षरित हुआ था 1968 में। 1968 में हस्ताक्षरित, लागू 1970 में। नेक्स्ट प्रश्न है, चांद पर पहुंचने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? देखिए, चांद पर पहुंचने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो चांद पर ये दोनों साथ गए थे, ब्रज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन पहला पैर किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग। कब गए थे? 1969 में। और दूसरा ब्रज एल्ड्रिन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 49 नंबर, निम्नलिखित में क्या सुमेलित नहीं है? तो यह जो है करगम, करगम जो है, करगम, हाँ देखिए, करगम जो है यह तमिलनाडु का नृत्य है, केरल का नहीं है। करगम जो है कहाँ का है? तमिलनाडु का है। केरल का क्या है? कथकली। कथकली, सिर्फ कथक पूछेगा तब यूपी। गरबा गुजरात में होता है, नौटंकी उत्तर प्रदेश में होता है, जटान में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, आंसर वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य जो है ऑस्ट्रेलिया नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसका गठन जो है 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन है? अमेरिका है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, उसके बाद कौन है? चीन है, रूस है, फ्रांस है, ठीक है। और इसमें जो है वही सब देशों की भाषाएं भी हैं। इसके अलावा क्या होता है संयुक्त राष्ट्र में कि अस्थायी सदस्य नहीं है ना, तो अस्थायी सदस्य के रूप में जो है ना नामित किया जाता है कौन कौन अस्थायी सदस्य, कभी 10 गो, कभी 5 गो, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है, गिरते हुए नारियल में होती है। देखिए, नारियल जब ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, तो उसमें ग्रेविटी क्या है? 0, ऊपर से गतिहीन की अवस्था में आएगी। और उसमें जो वेग होगा वह कौन सी वेग होगा? मोशन में है तो गतिज ऊर्जा होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? mv² होता है, ठीक है। उसमें रासायनिक ऊर्जा तो होगा नहीं, ध्वनि ऊर्जा तो होगा नहीं, नाभिकीय ऊर्जा होगा नहीं। उसमें गिर रहा है तो कौन सी ऊर्जा? गति में है तो गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। 52 नंबर देखिए, 52 नंबर देखिए, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संबद्ध होता है? देखिए, किसी भी परिपथ में विद्युत प्रवाह जो है इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है उसी के कारण जो है क्या होता है? विद्युत प्रवाह होता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे
थॉमसन। आंसर कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 53 नंबर देखिए, 53 नंबर देखिए, टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार जो है तिवादार पुस्कास हंगरी के थे, इन्होंने किया। टेलीफोन एक्सचेंज जो पहले जो है टेलीफोन चलता था ना, तो उस टेलीफोन में जो है यहाँ से वहाँ बात किया जाता था, पहले तार वाला था, फिर बिना तार वाला आया, तो टेलीफोन वहाँ एक्सचेंज होता था जहाँ से जो है डायल अप कनेक्शन होता था। तो उसका आविष्कार किसने किया था? तिवादार पुस्कास ने। जोसेफ प्रिस्टली एक ऑप्शन में जिसने ऑक्सीजन का खोज किया है। इसके अलावा पेट्रिक पियोनेरो फाउंटेन पेन का खोज किए हैं। उसके अलावा जेम्स लियोनार्ड पिम्पटन, इनका कुछ नहीं, इनका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती है। प्रकाश में वस्तुएं जो है परावर्तन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? परावर्तन के कारण। तो इसमें ऑप्शन कहाँ है? परावर्तन। ये देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है परावर्तन, ठीक है, परावर्तन नहीं दिया हुआ है, इसके कारण इसका आंसर जो है प्रकीर्णन लगवाया गया है, ठीक है ना। देखिए सबसे सटीक आंसर इसका क्या होगा? प्रकीर्णन क्या होता है कि जो धूलकण ये सब होता है, जो उससे जो है प्रकाश जो होती है वो टकरा के इधर उधर फैलती है, ठीक है ना। तो प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती है, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार कौन सा आंसर हो जाएगा? प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 55, देश नीचे तांबे का एक टुकड़े को कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाए। तांबा और कांच का जो टुकड़ा है दोनों को एक ही टेम्परेचर पे गर्म किया जाएगा। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। सही बात है, तांबे का टुकड़ा अधिक गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी चालकता, कंडक्टिविटी जो होती है तांबे की, वह कांच से क्या होगी? ज्यादा होगी, इसलिए वह ज्यादा गर्म महसूस होगा, ठीक है। तो ये सही हो गया। दूसरा, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, ये भी सही है। तांबे का जो घनत्व होता है वह कांच के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। तांबे का घनत्व कितना होता है? लगभग 9,000 होता है, और कांच का जो घनत्व होता है वह लगभग 2500 के आस 2400 से 2500 के आसपास होता है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है। एक की सही आर है, किंतु ए की सही आर नहीं है। हाँ, तो इसमें ए आंसर हो जाएगा, नहीं नहीं, बी आंसर हो जाएगा, बी नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 56, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में, देखिए परमाणु जो होते हैं, परमाणु के नाभिक में जो परमाणु है, तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये प्रोटॉन जो होता है यह पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है यह निगेटिव चार्ज होता है। और यही इलेक्ट्रॉन जो है घूम मूव करता है, तो क्या होता है कि जो है विद्युत का प्रवाह होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी गैस हास्य गैस कहते हैं? हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। 58 नंबर देखिए, बैकेलाइट होता है। बैकेलाइट जो है एक इंसुलेटर होता है। बैकेलाइट क्या होता है? एक इंसुलेटर होता है। देखिए बेकेलाइट एक तरह का प्लास्टिक, बेकेलाइट को ही प्लास्टिक भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्लास्टिक जो विद्युत का क्या होगा? कुचालक होगा। तो इस बेकेलाइट होता है एक इंसुलेटर, रोधक, ठीक है। सेमीकंडक्टर में तो करंट प्रवाहित होगा ही। नेक्स्ट है H2O2 प्लस Cl2 रिएक्शन करके बनाए 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? देखिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का डोनेट हो रहा है, इसके लिए रिएक्शन अभिक्रिया बढ़िया से पढ़नी पड़ेगी कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का डोनेट होने के कारण जो है यह जो है क्या हो जाएगा? अपचायक। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो उपचायक हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर देखिए, यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र जो है Al2O3 होगा, ठीक है। Al2O3 फॉर्मूला बनाने के लिए
क्लास देखिए केमिस्ट्री का, उसमें डिटेल से बताया जा रहा है कैसे बताता है के बारे में पढ़िए, केमिस्ट्री का क्लास कीजिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 61 नंबर। निम्नलिखित में से किस बहुलक में ग्लूकोज एकक नहीं होते हैं? ग्लूकोज एकक जो है, देखिए यहाँ पर जितना नाम दिया हुआ है, जितना नाम दिया हुआ है ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, इस सब में जो है ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज CHO1, हाँ CHO1:2:1 के रेशियो में होता है, जबकि रबर का कोई संबंध नहीं है, ठीक है, रबर। नेक्स्ट प्रश्न 62, आयनी यौगिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं, तो सही है। दूसरा ई सही है, अच्छा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखिए 62 नंबर देखिए, 62 नंबर देखिए, आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, नहीं, ठीक है ना। ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, नहीं, क्योंकि यह जो है दो भाग में बढ़ जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव आयनी यौगिक, इसीलिए जो है यह उत्तम चालक नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल एक। 63 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? देखिए बाकी ये सब उत्सर्जी का काम करता है, गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा, लेकिन प्लीहा जो है नहीं, उत्सर्जन अंग नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? प्लीहा। और प्लीहा क्या होता है? जहां पर आरबीसी का मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गन्ना एक प्रकार की, गन्ना जो है घास की श्रेणी में आता है, किस श्रेणी में आता है? घास की। विश्व में गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में, और दूसरे नंबर पे भारत में। इसी गन्ना से शर्करा, चीनी बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गाजर का बोला, गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन के कारण। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ठीक, बी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। 66 नंबर देखिए, 66 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है? लुई पाश्चर किण्वन की प्रक्रिया, ठीक है ना, अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम हुआ है, उसमें ही क्वेश्चन आया था। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? लुई पाश्चर हो जाएगा, ठीक है। जोसेफ प्रिस्टले तो ऑक्सीजन के खोज हमने बताया ही था। इसके अलावा क्या है? डेमित्री मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी दिए हैं। एडम बेकरल, बेकरल जो है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर देखिए, किस पौधे की ऐसी प्रजाति है जो जिसमें कम पानी के लिए मरुद्भिद होना चाहिए? तो मरुद्भिद हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? मरुद्भिद, मरुस्थल में मरुद्भिद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 68, निम्नलिखित ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम टाइलिन, टाइलिन लार वाला है, तो कौन सा हो जाएगा? लार ग्रंथि, हाँ ऑप्शन में दिया ही हुआ है लार, ठीक है। अग्नाशय, अग्नाशय क्या करता है? इंसुलिन का स्रावन करता है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन, जिसकी कमी से गलगंड रोग हो जाता है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। 69 नंबर देखिए, जिसका आंसर कौन सा हो जाएगा? लार ग्रंथि। 69, कुछ समुद्रीय जीव एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को बायोल्यूमिनस कहते हैं। देखिए भगजोगनी जिसको कहा जाता है देहाती भाषा में, वह जो है प्रकाश जो है अपने आप देता है, उसमें ऐसा केमिकल होता है जिसके कारण वह जो है प्रकाश उससे निकलता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? बायो ल्यूमिनस, ठीक है ना, उसमें ऐसा उत्सर्जी अंग होता है अंधेरा में, ठीक है। तो इसका बायो ल्यूमिनस आंसर। नेक्स्ट है 70 नंबर देखिए, 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन नहीं है? देखिए इनमें फोलिक अम्ल, पेंटोनिक अम्ल, सॉर्बिक एसिड सब विटामिन है, जबकि ओलिक अम्ल जो है यह विटामिन नहीं होता है, जबकि यह वसा होता है। क्या होता है? ओलिक अम्ल वसा होता है। फोलिक अम्ल जो है कौन सा विटामिन है? विटामिन B9 है, या B5 है, या स्कॉर्बिक एसिड विटामिन C है, ठीक। 71 नंबर देखिए, फाइब्रिनोजेन का संश्लेषण
किस में होता है? फाइब्रिनोजन का संश्लेषण जो है, फाइब्रिनोजन का मतलब क्या होता है? रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, इसका संश्लेषण लीवर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट 72, बहुत बड़ा कथन है। परिमंडल धमनी हृदय पेशी को रक्त की पूर्ति करता है। देखिए, परिमंडल धमनी कहने का मतलब पल्मनरी, उसको इंग्लिश में बोला जाएगा पल्मनरी सिरा, फुसफुस जिसको बोला जाता है हिंदी में, तो वही है परिमंडली धमनी। धमनी क्या करता है? हृदय से शरीर के अन्य भागों में जो है रक्त को पहुंचाता है। ठीक है ना? कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। और वही अगर पल्मनरी यानी फुसफुस बोल देंगे तो उल्टा कर देना है, यानी कि हृदय टू फेफड़ा और अशुद्ध रक्त। उसके बाद फुसफुस सिरा, फुसफुस को रक्त पूर्ति करता है, ये भी सही है। और सिरा क्या काम क्या है? शरीर से हृदय में लाना। देखिए, हृदय से शरीर में लाना धमनी, और शरीर से हृदय में ले जाना फुसफुस सॉरी सिरा, शुद्ध अशुद्ध रक्त। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा 72 का। उसके बाद 73 देखिए, डेंगू विषाणु किसके द्वारा रोगी के रक्त में पट्टिकाणु गणना को कम करने के लिए जाना जाता है? अच्छा, डेंगू जो है किसकी, कौन सा मच्छर काटने से होता है? एडिज इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है। तो अस्थि मज्जा में पदविकाणु, पदविकाणु कहने का मतलब प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के उत्पादन में व्यतिकरण, तो प्लेटलेट्स वाला हो गया, बात सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर है एंडोथीलियल कोशिकाओं में संक्रमण करता है, गलत। प्लेटलेट्स के साथ बंधकर रोग बनता है, हाँ ठीक है, तो रोगी में प्लेटलेट्स का कमी कर देता है, तो यानी 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी है इसका आंसर, 1 3। उसके बाद 74, वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज उसका फुल फॉर्म होता है। और लास्ट प्रश्न है, लास्ट है क्या? किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या होती है? तो बाइट होती है। और 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। कितना होता है? कल भी बताया था मैंने पिछली क्लास में, 1 बाइट बराबर 8 बिट। और बिट क्या होता है? 0 1 के फॉर्म होता है, 0 1। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम लोग सेट 8 का डिस्कशन किए। अगली क्लास में हम लोग अगले सेट का डिस्कशन करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।